हेलो एवरीवन, एस्पिरेंट्स पर आपका स्वागत है। तो एस्पिरेंट्स हिंदी माध्यम में यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए प्रीलिम्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आया है। तो इसकी खास बातें क्या-क्या हैं वो देख लेते हैं। हिंदी माध्यम में एक तो ये गैप को फिल करेगा क्योंकि हिंदी माध्यम में अवेलेबल नहीं है कोई भी ऐसा प्रोग्राम। दूसरा ये 30 प्लस जो बैक ईयर क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेगा। इसके अलावा जो ये टॉपिक की बेहतर समझ को बनाने के लिए भी ज़रूरी है और आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चंस का अनुमान लगाने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसी क्रम में ये पहला प्रयास है जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज शुरू हो रही है और इसको जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है 11 पार्ट्स में कवर किया जाएगा। तो शुरू कर लेते हैं। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो स्टोन एज है यानी कि पाषाण काल। तो पाषाण काल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल है उसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, निम्न, मध्य और उच्च। मतलब ऐसा कोई स्पष्ट क्लासिफिकेशन नहीं होता, लेकिन समझ के लिए हम इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं जो भी हमारा हिस्ट्री होता है। तो जो स्टोन एज है उसमें जो उसकी हम स्टडी करते हैं वो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर करते हैं, क्योंकि कुछ भी लिखित हमें नहीं मिलता है। जो भी हमें उस दौर की चीज़ें मिलती हैं, उपकरण मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं या कुछ भी ऐसी वस्तुएं, तो उन्हीं से हम उनका अनुमान लगाते हैं कि उस समय का जीवन या संस्कृति कैसी रही होगी। तो एग्जाम के लिहाज से देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें आज का जो लेक्चर है उसमें हम टोटल 14 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसमें से पहला देख लेते हैं। तो सबसे पहले में पूछा गया है रॉबर्ट ब्रसफूट कौन थे। तो ये यूपी के एग्जाम में ही पूछा गया है। तो इसके बारे में 4 ऑप्शन दिए गए हैं: भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, पूरा वनस्पति शास्त्री और इतिहासकार। तो जो आयोग है उसने इसका जो आंसर है वो ए और बी दोनों माना था, क्योंकि ये पुरातत्वविद भी थे। तो ज़्यादा इनको पुरातत्वविद के लिहाज से ही जाना जाता है, हालांकि ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे। तो इनमें दोनों आंसर जैसे हम देख पा रहे हैं, तो यही बातें इनके बारे में। जो रॉबर्ट ब्रसफूट है तो इन्होंने जो पूरा पाषाण कालीन जो बस्तियां हैं उनकी खोज स्टार्ट की थी। तो 1863 में किया था इन्होंने, और जो अनुसंधान या खोज की थी वो कोटलायर नदी घाटी में की थी। तो वहीं से ये क्वेश्चन बना है। दूसरा देख लेते हैं। तो जो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन का प्रारंभ पूछा गया है कहाँ, किस काल में हुआ था। तो 4 ऑप्शन में निचले पूर्व जो 3 ऑप्शन हैं वो पूर्व पाषाण काल से लिए गए हैं। तो जैसे ही हमें पता है कि जो पूरा पाषाण काल है उसमें पशुपालन या फिर कृषि की कोई भी जानकारी नहीं मिलती है, तो इसका आंसर होगा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में ही जो पशुपालन है या फिर कृषि है इसके अपवाद स्वरूप ही मतलब साक्ष्य मिले हैं। तो इसका आंसर होगा डी, मध्य पाषाण काल में। और जो साइट हैं, जो साक्ष्य हैं वो कहाँ-कहाँ से मिले हैं, वो 2 जगह से मिलते हैं हमारे। एक तो मध्य प्रदेश से और दूसरा राजस्थान से। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ है और राजस्थान में बागोर है। तो इन्हीं 2 जगह से हमें पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है खाद्यान्न की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो जो कृषि है वो सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई थी। तो कृषि देखें तो सबसे पहले नवपाषाण काल से ही मानी जाती है, क्योंकि जो ये मध्यकाल है इसमें अपवाद स्वरूप ही कोई प्रमाण मिले हैं, ज़्यादा नहीं मिलते हैं। लेकिन जो सर्वप्रथम है उसमें हम नवपाषाण काल को ही मान के चलते हैं, और इसमें सबसे पहले जो अनाज था वो जौ को मानते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नवपाषाण काल है इसका आंसर। और फोर्थ क्वेश्चन जो है, तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो जैसे कि हमें जानकारी है पूरा पाषाण काल में कोई भी ऐसा मानव का कंकाल या ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। और उसके बाद में जो
मध्य पाषाण काल में ही हमें मानव के साक्ष्य मिले हैं, वो मिले हैं नर्मदा नदी घाटी के हथनोरा से। तो इसका आंसर डी हो जाता है, नर्मदा नदी के घाटी से। अगला देख लेते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज। तो सर्वप्रथम जो प्रयुक्त अनाज है वो जौ था, जो अब तक की जो स्टडीज थी, ये क्वेश्चन 1997 में आया गया है। इसके बाद जो लेटेस्ट स्टडी हुई है उसमें ये आंसर चेंज भी हो गया है। तो आगे आने वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि अब क्या रहेगा। तो इसमें अभी तक जौ है, जो ये पहले स्टडी हुई थी तो उसमें जौ को लेकर चल रहे थे, जो कि 8000 ईस्वी पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में उगाया गया था। और इस जौ के बाद में जो 8000 ईस्वी पूर्व वो गेहूं था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो यूपी में ही पूछा गया है 2004 में और 2008 में। तो इसमें भी कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पूछे गए हैं और इन्होंने अपना आंसर, जैसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोल्डी हवा, लोहरादेव और मेहरगढ़ और एक टोकुआ। तो जैसे हमने देखा था कि मेहरगढ़ से मिले हैं, तो यहाँ इन्होंने आयोग ने अपना आंसर लोहरादेव को माना है। तो लोहरादेव में जो बाद में स्टडीज की गई हैं उत्तर प्रदेश में, वहां पर अगर लोहरादेव को ऑप्शन मान के चलते हैं तो जो फर्स्ट जो अनाज आएगा वो चावल आएगा। और इससे पहले गेहूं, जौ, इससे पहले जौ को ही स्टडी में आया था कि जौ ही सबसे पहले है। तो भी हम देख के चलेंगे कि अगर क्वेश्चन आता है उसमें लोहरादेव दिया जाता है तो फिर हम उसको लोहरादेव को ही मानेंगे क्योंकि लेटेस्ट स्टडी है। हालांकि यूपीएससी में अभी भी मेहरगढ़ को लेकर चल सकते हैं, क्योंकि इतिहास को दर्ज होने में या फिर मान्यता मिलने में समय लगता है। तो यूपी पीसीएस वाले एग्जाम में इन्होंने लोहरादेव को मानना है। तो हालांकि हम यूपीएससी में अभी भी मेहरगढ़ को ही लेकर चलेंगे, जो कि पाकिस्तान के बलूच में स्थित है, और जौ को ही मानेंगे अभी तक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिलते हैं? तो ये छत्तीसगढ़ में आया है और इन्होंने भी अपना आंसर 2017 में आया है, मेहरगढ़ को ही माना है। हालांकि इसमें ऑप्शंस नहीं था लोहरादेव वाला, तो मेहरगढ़ ही है अभी तक इसी को मान के चलेंगे। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के ये वही है, मेहरगढ़ से ही इसको मान चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है किसको? तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन था, बस इंग्लिश में पता होना चाहिए हमें चालकोलिथिक किसको कहते हैं। तो पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग और ताम्रपाषाण युग और लौह युग। तो इसमें से ताम्रपाषाण युग को ही हम चालकोलिथिक कहते हैं, तो सी आंसर होगा इसका। ये 2000 में पूछा गया था। तो चालकोलिथिक, कैलकोलिथिक, ये सब इसको जाना जाता है इसके नाम से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राग का टीला, ये क्वेश्चन इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि जैसे हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं तो वहां पर मृतकों का टीला पूछा जाता है, तो इससे संबंधित है। तो कई बार लगता है कि कहीं ये वही तो नहीं है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको शामिल किया गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं बुधिहाल, संगनकल्लू, कोल्डीहवा और ब्रह्मगिरी। तो जो राग का टीला है वो संगनकल्लू में मिलता है। ये नवपाषाण से संबंधित साइट है और ये कर्नाटक में पड़ेगा। कर्नाटक में नवपाषाण काल से संबंधित 2 साइट्स हैं। एक ब्रह्मगिरी है जहां से रागी की कृषि या खेती के प्रमाण मिलते हैं, और दूसरा ये संगनकल्लू है, ये मैसूर में पड़ता है और यहाँ पर राग का टीला पाया गया है। तो इसको जरूर ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भीमबेटका, तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो कल्चर आता है उसमें जो चित्रकलाएं आती हैं, तो उसमें भीमबेटका का नाम सबसे सामने आता है क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा साक्ष्य मिले हैं। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी का उपागम स्थल। तो जो भीमबेटका है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी दर्ज है। तो यहाँ से गुफाओं के शैल चित्र मिले हैं, इसी के लिए जाना जाता है। ये एमपी में पड़ता है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और यहाँ पर हाथी, सांबर, हिरण और ये सब मिले हैं। तो जो ये चित्र है यहाँ पर, ये उच्च पुरापाषाण, मतलब जो स्टार्टिंग का जो क्लासिफिकेशन है उसमें निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल में ये चित्र नहीं मिलते हैं। इसके बाद से ही मिलने शुरू होते हैं। जैसे कि ये उच्च पुरापाषाण काल में मिलते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं मध्य पाषाण में भी और नवपाषाण में भी। जो इनके जो चित्र हैं वो शिकारी से संबंधित हैं और पारिवारिक जीवन से भी हैं, नृत्य से, उपकरण से
और कैसे घरों में रहते थे उससे संबंधित हैं, और अंतिम संस्कार से भी। और यहाँ पर जो रंगों का प्रयोग किया गया है वो प्राकृतिक रंग है, और प्राकृतिक रंगों में भी एक लाल रंग है जो शिकारी के लिए यूज किया गया है, और एक हरा रंग है जो नर्तकी के चित्र को बनाने के लिए किया गया है। और ये जो चित्र हैं ये गुफाओं की दीवारों पर बनाए गए हैं, तो इसलिए इन्हें भित्ति चित्र की श्रेणी में रखते हैं। तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के समाधान प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद और मस्की। जो मस्की है ये तो बाद की ही साइट है, लेकिन हालांकि इससे संबंधित भी है नवपाषाण काल से, बुर्जहोम भी नवपाषाण काल से। जो चिरांद है ये मैदानी इलाका है, ये बिहार में पड़ता है, और ब्रह्मगिरी ये कर्नाटक में ही पड़ता है। ये चारों साइट नवपाषाण काल की हैं, तो जो इसका आंसर बनेगा वो बुर्जहोम बनता है। तो ये कश्मीर में बुर्जहोम है, वहां से यह बुर्जहोम से हड्डियों के उपकरण मिले हैं, गर्तावास के प्रमाण मिले हैं, और ये मानव कंकाल के साथ कुत्ते को शवाधान या फिर दफनाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर यही बनेगा, नवपाषाण काल से संबंधित साइट है ये। अगला देख लेते हैं। नीचे अभी 2 कथन दिए गए हैं, एक में कथन है और दूसरे में कारण है, तो दोनों को बताना है क्या ये सही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन यानी कि माइग्रेशन किया। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो इसमें से बताना है कि ये दोनों सही हैं या कारण भी सही व्याख्या करता है इसकी। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर ए बनेगा, ए और मतलब स्टेटमेंट और रीजन दोनों के दोनों सही है, और ये सही व्याख्या भी कर रहा है इसकी। तो इस टाइम पे क्या हुआ था, टेम्परेचर इंक्रीज किया था और जिससे शुष्कता आई और भोजन की कमी हुई, तो इनको गंगा की घाटी में माइग्रेशन करना पड़ा था। तो इसका ए आंसर सही है, 2016 में पूछा गया है ये। तो इसके बारे में इन्होंने खुदाई में जो अवधारणा है। अगला क्वेश्चन है, एएसआई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय विभाग से संबंधित है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेटमेंट के रूप में भी, तो एमसीक्यू के रूप में भी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब इसको बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, जो डी ऑप्शन है। तो इसका आंसर आएगा संस्कृत कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, तो इसी से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? तो पुरातत्व के जनक बताना है 4 ऑप्शंस में, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिन व्हीलर, जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप है, इन्होंने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। जॉन मार्शल ये आईवी से संबंधित है, आईवीसी से। तो इसका जो राइट आंसर है वो अलेक्जेंडर कनिंघम है। जो कनिंघम है ये ब्रिटिश या अंग्रेज सेना अधिकारी थे, जो इन्होंने यहाँ पर जो अनुसंधान किए हैं, तो इन्हीं को जनक माना जाता है। और जो एएसआई की स्थापना है वो भी इन्हीं के द्वारा की गई है 1861 में। तो जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, इन्होंने भारत में सेवाएं दी हैं, तो उसी दौर में इन्होंने बंगाल इंजीनियर के साथ काम किया था, और उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन थे, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो भीमबेटका साइड से ही आएंगे, चित्रकला से। हालांकि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हमें ध्यान रखने हैं। तो इससे जो अगला हमारा अंक होगा या पार्ट होगा, सेकंड वीडियो, वो हमारा हड़प्पा सभ्यता के ऊपर होगा। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आएगा और काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। धन्यवाद।